हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 14 से 26 सितंबर के बीच में अगर आपका पेपर है तो गाइस आप भी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पीडीएफ ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, सारे पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर एप्लीकेशन पर डाल दिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। व्यवस्थित रूप से सारी के सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर है। और गाइज आज का हमारा जो स्पेशल टॉपिक है ये है 5 ईयर प्लान, यानी कि पंचवर्षीय योजना आज हम उड़ाएंगे अच्छे से, है ना। धुआं धुआं करेंगे बिल्कुल। तो पंचवर्षीय जो योजना है इससे हम टॉप क्वेश्चंस ना कहकर हम बताएंगे आपको कि पूरा डिटेल के साथ में इस टॉपिक को हम उड़ा देंगे। यानी कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका पंचवर्षीय योजना से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर कंफर्म करते हैं आपके और स्टार्ट करते हैं के शानदार वीडियो को। सबसे पहले इसका इतिहास हम देख लेते हैं एक नज़र कि क्या क्या चीज़ें पहले हुई थी। क्लियर है। तो अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 1940 और 1950 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन इसको मिला था। वर्ष 1944 में उद्योगपति का एक समूह एकजुट हुआ। क्लियर है। जितने भी बिजनेसमैन थे उनका समूह एकजुट हुआ 1944 में, जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। क्लियर है। इन्होंने, और इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया बॉम्बे प्लान। आपने कई बार पढ़ा होगा, अगर आपने 10th 12 में भी इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी तो बॉम्बे प्लान इसको नाम दिया गया। क्लियर है। या बॉम्बे प्लान इसको कहा जाता है। और भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा था। जोसेफ स्टालिन, इनका नाम आपको याद रखना है, जोसेफ स्टालिन ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 में 1928 में पंचवर्षीय जो योजना थी इसको लागू किया था। तो याद रखिएगा, सोवियत संघ में 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। ये किसने किया था? जोसेफ स्टालिन ने किया था। या पंचवर्षीय योजना को लागू सबसे प्रथम करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जोसेफ स्टालिन आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार आप लगा लीजिएगा। कहां पर किया था? सोवियत संघ में। कब किया था? किसको स्टार्ट किया था? किसने स्टार्ट किया था? ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। इसके अलावा भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना FYPs की एक श्रृंखला शुरू की। यानी 5 ईयर प्लान्स की जो श्रृंखला है ये शुरू की थी भारत ने। कब की थी? स्वतंत्रता के बाद में। ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी आने से पहले की ये चीजें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए स्पेशली विशेषता, क्या क्या चीजें की गई, किस मॉडल पर आधारित थी और कब आई, क्या उसमें जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान क्या उसमें खास हुआ। इस तरह की चीजें हम आगे कवर करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में एसएससी भर भर के क्वेश्चंस पूछता है। उससे पहले हम आपको बता देगा इस एसएससी सीजीएल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और ये पंचवर्षीय वगैरह जितने भी हम स्पेशल टॉपिक आपको कवर करवा रहे हैं सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर डले इस टेस्ट सीरीज में। तो आपने अगर इनरोल नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा। एमटीएस की हमारी है, एसएससी जीडी की भी टेस्ट सीरीज है। बाई नाउ पर क्लिक करके ऑफर का लाभ भी ले सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नए पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं मुद्दे पर। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को हम सबसे पहले उठाते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं का जो सामान्य विचार है ये भारत सरकार की अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है, जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना ये होती है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का एक सामान्य विचार है, ये भारत सरकार की अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है, जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की एक बेसिकली योजना ये होती है, उसको पंचवर्षीय योजना। आप इसी भाषा में बिल्कुल समझ चुके होंगे कि पंचवर्षीय जो योजना है ये एक टारगेटेड लक्ष्य, अगर आप बोले तो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांटा गया, गैर योजना बजट और योजना बजट। तो गैर योजना बजट जो है सालाना दैनंदिनी, देखिए दैनंदिन मदों पर खर्च किया जाता है, और योजना बजट जो है ये योजनाओं द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता है। 2 चीज़ों में इनको बांटा गया अलग अलग। 1951 में, यानी कि वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्थाओं का जो मॉडल है पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। याद रखना है आपको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का जो कार्य है योजना आयोग नामक संस्था द्वारा किया जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद में जो है योजना आयोग को हटाकर 2015 में, आपको पता होगा 2015 में ये हटा दिया गया योजना आयोग को, इसके बदले में लाया गया नीति आयोग को।
तो ये जो पंचवर्षीय योजना चली थी कब तक चली थी, 2017 में चली थी। फिर जब नीति आयोग आया तो फिर पंचवर्षीय योजना जो है ये डगमगा गई इसकी गाड़ी और इसको बंद करना पड़ा। तो ये चीजें इसके बाद में हुई थी। तो वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीति पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है, 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए नीति आयोग ने। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये यहीं तक चली थी 2017 तक। उसके बाद में यहाँ पर इस पर रोक लगा दी गई या फिर इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया गया। ये यहाँ तक आई थिंक आपको कुछ चीज़ें क्लियर होगी। अब हम 1 बाय 1 आगे बढ़ते हैं पंचवर्षीय योजना वाइज, जो कि हम आपको स्पेशली डिस्कस करवा रहे हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे पहले आती है प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 1956 तक ये चली थी, 1951 से 56 तक। 5 ईयर प्लान 5 साल के लिए लागू की जाती थी। क्लियर है। तो कुछ पंचवर्षीय योजना ऐसी भी है जिनको बीच में ही रोका जाने लगा, या फिर कुछ पंचवर्षीय योजना ऐसी भी है जिनके बीच में आपको योजना अंतराल भी देखने को मिलता है। तो वो भी हम यहाँ पर आपको कवर करवाएंगे। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये विशेषता है इनकी, जो कि आपके क्वेश्चन उनमें पूछी जाती है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन में भी डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है यहीं से आपके उठा लिए जाते हैं। तो इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था पंचवर्षीय योजना को। एक युवा अर्थशास्त्री के एन राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 शतकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांधों सिंचाई में निवेश शामिल था। उदाहरण के लिए भाखड़ा नांगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। और ये जो है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये मॉडल आपको चीज करके याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है आपका। प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसने बजट बढ़ाने का अधिक जोर दिया था, यानी कि बजट बढ़ाने पर अधिक जोर दिया था इसने। और 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इसके अंतर्गत स्थापित किए गए थे, IIT से स्थापित किए गए थे 1956 के अंत तक, आपको याद रखना है। और इस योजना की जो लक्षित वृद्धि दर है 2.1% है, जबकि प्राप्त जो विकास दर है ये 3.6% थी। इसने विकास दर हासिल की थी। तो आप मान सकते हैं कि किस तरह से ये जो योजना है सफल रही थी। अब हम बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1956 से 1961 तक चली थी, यानी कि इसके जस्ट बाद में आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना आ चुकी थी और वो चली थी 61 तक, 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य जो है पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया था। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, आपको इतना याद रखना है। और पहली जो योजना थी ये किसी थी, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसकी जो रूपरेखा है आपको क्लियर हो चुका है। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया और इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया था। लक्षित वृद्धि दर जो है इसकी 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27% इसकी देखी गई थी। अगला है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना। 1961 से 66 तक बैक टू बैक ये 3 पंचवर्षीय योजना चली थी। क्लियर है, 66 तक ये चली थी। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना में राज्यों को विकास संबंधित अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण के लिए राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का दायित्व जो है उत्तरदायित्व सौंपा गया। जमीनी स्तर अथवा ग्रॉसरूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत जो चुनाव है इसकी शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई। याद रखिएगा 1961-66 तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी इसी के दौरान जमीनी स्तर अथवा ग्रेट रूट जो लेवल है इस पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत इसी पंचवर्षीय के दौरान हुई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट याद रखना है। लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि जो वास्तविक विकास दर जो है 2.4% इसने हासिल करवाई थी। इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया। क्लियर है, 2.4% इसने हासिल की 5.6% की बजाय। तो यहाँ पर ये योजना जो है विफलता की ओर संकेत किया इसने। सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 68 और 69 इसकी घोषणा करनी पड़ी। इसकी विफलता का ही कारण है कि सरकार को जो है योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। और इसके अलावा भी चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे। क्लियर है, तो आपको याद रखना है सबसे मेन जो कारण था इसका ये था युद्ध, जो भारी युद्ध हुए थे, चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध। इस युद्ध के कारण ही प्राथमिक कारणों में ही आते हैं
अवकाश के, योजना अवकाश के, जिसके कारण तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये विफल हुई थी। विफल होने का भी मोटा मोटा अगर कारण देखें तो यही था, क्योंकि विफल होने के कारण इसने जो विकास दर ये हासिल नहीं कर पाई, उसी की वजह से योजना अवकाश जो है आगे किया गया। 3 अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर आपको याद रखनी है, 1966, 67, 67, 68, 68, 69। तो इसको योजना अवधि या योजना जो अवकाश है ये बेसिकली नाम दिया गया, ये यहाँ पर जो है लगाया गया। योजना अवकाश जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में आती है चौथी पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ये 1969 से 74 तक चली थी। क्लियर है। यहाँ पर 66 के बाद में 3 साल का गैप था, अवकाश था योजनाओं में 3 साल का। उसके बाद में 1969 से 1974 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चली। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था, याद रखिएगा। और इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया था। जो पहले गलतियां हुई थी उसमें यहाँ पर सुधार करने की कोशिश की गई। गोडगिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक इसमें जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया इसी जो पंचवर्षीय योजना है इसमें। तो देखिए 1969 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए भारत ने 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया था, कब किया था? 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इंदिरा गांधी के टाइम पर यह हुआ था। और चतुर्थ पंचवर्षीय जो योजना थी इसी में हुआ था। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों, जो बैंक है भारतीय बैंक, इनका राष्ट्रीयकरण किया था। हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया था इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं आपके एग्जाम में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है ना, शुरू किया गया था इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्लियर है। तो इस योजना की जो लक्षित वृद्धि दर थी ये 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर इसने हासिल की थी 3.6% हासिल की थी। याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बनता है। फिर आते हैं हम 5वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। देखिए इसके बाद में 1974 से 78 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। इसने रोजगार बढ़ाने, गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ का पर जोर दिया। तो क्वेश्चन आपका अभी बना था एसएससी सीजीएल में, आई थिंक 9-10 तारीख में क्वेश्चन पूछा गया था किसी शिफ्ट में कि गरीबी हटाओ का जो नारा है किस पंचवर्षीय योजना का है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। तो इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ पर बेसिकली जोर दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना ने, आपको याद रखना है। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत यहीं से हुई, इसी पंचवर्षीय योजना से, 5वीं से। क्लियर है। और इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, MNP, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता प्रदान करना। और NMP इसको DP दर के द्वारा तैयार किया गया था, आपको पता होना चाहिए। लक्षित जो विकास दर थी ये 4.4% थी इसकी लक्षित विकास दर, और वास्तविक विकास दर जो इसने हासिल की थी ये 4.8% थी। तो कहीं ना कहीं ये जो है सफल रही ये योजना। 1978 इसमें नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया गया था, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है। नवनिर्वाचित जो मोरारजी देसाई सरकार थी इसने इन योजना को खारिज कर दिया था। उसके बाद में आता है आपका रोलिंग प्लान, क्योंकि इन्होंने खारिज कर दिया तो उसके बाद में रोलिंग प्लान आता है 1978 से 80 के बीच में। याद रखना है आपको, यह जो है स्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था। जनता पार्टी सरकार ने किया था, आपको याद रखना है, मोरारजी देसाई सरकार ने। क्लियर है। और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत पेश की। क्लियर है। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। तो इस तरह की ये चीजें हुई थी। यहाँ पर जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसको मोरारजी देसाई सरकार 1980 में जब आई थी तो इन्होंने खारिज कर दिया। इसकी जगह पर ये एक नई योजना लेकर आई। क्या लेकर आई? क्लियर है। एक नई छठी पंचवर्षीय जो योजना है ये इन्होंने प्रस्तुत की थी। अब फिर इंदिरा गांधी आई 1980 में, प्रधानमंत्री चुनी गई राष्ट्रीय कांग्रेस से, तो इन्होंने इसे खारिज कर दिया। और एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है। रोलिंग प्लान क्या है? तो एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशालीता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया गया है या किया जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। तो परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है और ये हो जाती है रोलिंग प्लान
1978 से 80 तक ये रहा था। उसके बाद में अब बात करते हैं हम यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना की, जो कि 80 से 85 तक चली थी। छठी पंचवर्षीय योजना, इसने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया और इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। तो याद रखिएगा, परिवार नियोजन कार्यक्रम जो शुरू किया गया छठी पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया, इसको याद रखना है आपको। रमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जो है इसकी स्थापना की गई। तो क्वेश्चन ऑलरेडी आपका पूछा जाता है आपका कि नाबार्ड की जो स्थापना की गई किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, तो ये की गई छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 से 85 के बीच में। लक्षित जो विकास दर है ये 5.2% थी इसकी, और वास्तविक विकास दर इसने हासिल की थी 5.7%, जिसका अर्थ है कि ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये सफल रही थी। अगली आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985 से 90 तक ये चली थी। ये जो योजना है प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी और इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर पर में जो है सुधार पर जोर दिया था। अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, इसके अलावा सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल थी सातवीं पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया था और इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया था। क्लियर है? तो लक्षित वृद्धि दर जो है इसकी 5% की गई थी, जबकि वास्तविक जो विकास दर इसने हासिल की थी ये 6.01% इसने हासिल की थी। कहीं ना कहीं ये भी जो है सफल रही थी। अब इसमें आता है, इसके बाद में आती है 1985 से 90 तक चली थी सातवीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद में आती है वार्षिक योजनाएं। ये 1990 से 92 तक चली वार्षिक योजनाएं, एक वर्षीय वार्षिक योजना इनको बोला जा सकता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू ही नहीं की गई है ना, शुरू नहीं की गई थी 1990 में, और बाद के वर्षों में 1990, 91 और 91-92 इनमें वार्षिक योजना के रूप में इनको माना गया। इसका जो कारण है काफी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। आर्थिक अस्थिरता इसका मेन रीजन था। वार्षिक योजना जो लाई गई थी उनका, भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा था और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण यानी कि लाइबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो ये एलपीजी की जो है इसकी शुरुआत की गई थी। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण निपटने के लिए इसके, तो आपको याद रखना है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो आपको एलपीजी ये मॉडल याद रखना है थोड़ा सा। एलपीजी क्या है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये क्वेश्चन आपका बनता है। एलपीजी ये जो नीति है ये शुरू की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये किसी भी पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना थी, इसके बाद में इसको शुरू किया गया। जो वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी 1990-92 में, इसके दौरान। इसके बाद में आती है आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना। ये 1992 से 97 तक चली थी आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना। याद रखिएगा 1925 1 जनवरी को 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था भारत, पता होना चाहिए आपको। इसके बाद में इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि इसके जो है ये चीजें थी, लक्ष्य थे। इसने जो है विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। लक्षित जो विकास दर, वृद्धि दर इसकी थी ये 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर अविश्वसनीय रूप से 6.8% इसमें रही थी। आप मान सकते हैं कितनी अधिक सफल ये आपकी हुई थी। वास्तविक विकास दर जो है 6.8% इसमें रही थी। इसके बाद में आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 1997 से 2002 में तक ही चली थी, यानी कि 1997 से 2002 तक। अब इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। अटल जी ने, क्लियर है, 97 से 2 तक यही थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये इस टाइम पर प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन बन सकता है आपका। इसने गरीबी को पूर्ण उन्मूलन
के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया। तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता विकसित करना तथा देश में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना इसमें शामिल था। और इस योजना की रणनीतियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर में वृद्धि करना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों का सकुशल यानी कि कुशल उपयोग आदि शामिल थे। इसमें लक्षित जो विकास दर थी इसकी 7.1% अनुमानित की गई थी, लेकिन इसकी जो वास्तविक विकास दर थी ये 6.8% ही रही थी, आप याद रखिएगा। इसके बाद में आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2002 से 7 तक की चली थी। इस योजना की विशेषताओं में समावेशी और समान विकास को बढ़ावा देना शामिल है। इसने प्रति वर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा था, 8% हर साल, है ना। और इसका जो उद्देश्य है ये गरीबी को 50% तक कम करना, 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। लक्षित विकास दर थी इसकी 8.1%, जबकि वास्तविक विकास दर थी 7.6%। इसके बाद में आती है आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना क्लियर है। 11वीं जो योजना है उच्च शिक्षा के में नामांकन बढ़ाने, दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईआईटी संस्थानों पर केंद्रित करने के लिए अपने उद्देश्यों के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। ये 2007 से 2012 तक की चली थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। और उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें तो वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ और इसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया था। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास पर थी। इसका उद्देश्य था पर्यावरणीय स्थिरता, लैंगिक असमानता में कमी लाना। इसकी रूपरेखा जो है सी रंगराजन ने तैयार की थी, आपको याद रखना है 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, सी रंगराजन ने। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वस्थ जो पेयजल है ये उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया था। लक्षित विकास दर की बात करें तो 9% इसकी रखी गई थी और वास्तविक जो विकास दर है ये 8% ही इसने हासिल कर पाई थी। इसके बाद में आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना ये जो है 2012 से 17 तक चली और इस योजना की विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी धारणीय विकास क्लियर है। इसके अलावा इस पर थी ये, और इस योजना का जो उद्देश्य है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना, उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना ही शामिल था। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। लक्षित विकास दर की अगर अपन बात करें तो लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसके लिए 8% वृद्धि जो दर है इसको मंजूरी दी थी। तो ये चीजें हुई थी। 12 ही पंचवर्षीय योजना हमने आज उड़ा दी है अच्छे से, आपको एक एक डिटेल हमने बताई है जो भी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए थी, आपको हर एक चीज़ें शेयर की है। तो आई थिंक यहाँ से आपके दिमाग का जो पंचवर्षीय योजना वाला डर था वो निकल गया होगा, क्योंकि यहाँ से हमने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको धुआं कर दिया है। तो आई थिंक आपको सभी लोगों को काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लगा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी यहाँ से हेल्प मिल पाए। क्लियर है। और गाइज यही कहना चाहेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर हम लगातार आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। क्लियर है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इस तरह की वीडियोस में, तो आप सभी को बताइए, तो इसलिए थोड़ा सा आप पैसेंस रखिए और बताइए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहिए आपको, क्योंकि आपको भी पता है कि कौन कौन से एसएससी के लिए सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम तो क्या लेकर आ ही रहे हैं, तो आप भी कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। हम आपके लिए लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हैं और वीडियोज़ लाने के लिए तैयार हैं। क्लियर है। ये हमारे सीजीएल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमटीएस की, एसएससी जीडी की। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जरूर से चेकआउट करके विजिट कर सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके ऑफर का लाभ भी ले सकते हैं। नए पैटर्न पर बेस्ड है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई डाउट है कुछ क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए क्या करना है इस वीडियो की, तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट करिएगा, आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर है।
और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान आपको दिखाई दे रहा है बगल में, उस पर ऑल पर सेलेक्ट कर, जैसे ही नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लेने की कोशिश कर पाएँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।